मिडिल ईस्ट के तेल के कुएं भारत के पास होते। दुबई जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। जब चाहे भारतीय कुवैत घूम आते और दुबई और भारत एक साथ आज़ादी मनाते। सुनने में ये मुंगेरी लाल के सपने जैसा लगता है, लेकिन सच ये है कि आज़ादी से ठीक पहले तक दुबई और उसके आसपास का पूरा गल्फ इलाका भारत की ही रियासत का हिस्सा था। और अगर अंग्रेजों ने ऐन वक्त पर एक फैसला न लिया होता तो आज दुबई, जयपुर, हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह भारत का हिस्सा होता। यानी वो तेल के कुएं और चमकता शहर, ये सब आज भारत के नक्शे में दिखता। ब्रिटिश राज का वो फैसला कौन सा था जिसकी वजह से भारत के हाथ से दुबई निकल गया, आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम शुभम गर्ग है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों और कहानियों से जुड़ा हमारा शो दास्तान। दुबई और भारत इतने करीब कैसे आए, इसे समझने के लिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना होगा। उस दौर से ही भारत और मेसोपोटामिया, जिसे आज का इराक कहते हैं, उसके बंदरगाहों के बीच व्यापार के सबूत मिलते हैं। भारतीय मसाले, कपड़ा और मोती सदियों से खाड़ी के रास्ते ही दुनिया भर में पहुंचते रहे। जब मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारी पहली बार भारत पहुंचे तो उन्हें पता चला कि भारतीय व्यापारी पहले से ही अरब और फारस की खाड़ियों के साथ व्यापार कर रहे हैं। खास तौर पर गुजरात और केरल के व्यापारियों का खाड़ी के शहरों में जबरदस्त दबदबा था। वो जहाज़ों में मसाले और कपड़ा लेकर जाते थे और वहाँ से खजूर, मोती और घोड़े लेकर लौटते थे। धीरे धीरे ये सिर्फ सामान की अदला बदली भर नहीं रही। भारतीय व्यापारी बैंकिंग, शिपिंग और स्थानीय अर्थव्यवस्था के दूसरे कामों में भी गहराई से घुल मिल गए। खाड़ी के शहरों में भारतीय समुदाय बस गए और वहाँ के खान पान, भाषा और संस्कृत पर भारत की साफ छाप दिखने लगी। यही वो रिश्ता था जिस पर बाद में अंग्रेजों ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। 19वीं सदी के शुरुआत से ही ब्रिटेन की नज़र खाड़ी इलाके पर पड़ने लगी थी। इसकी वजह सिर्फ व्यापारिक रास्तों पर कब्जा जमाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे फ्रांसीसी साम्राज्य और ऑटोमन साम्राज्य को संतुलित करने की रणनीति भी थी। और सबसे बड़ी वजह थी भारत की सुरक्षा। अंग्रेजों को ये डर सताता था कि अगर खाड़ी पर उनका नियंत्रण नहीं रहा तो भारत में भी उनकी पकड़ कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए 1820 से लेकर 1900 के बीच ब्रिटेन ने खाड़ी के तटीय इलाकों के साथ कई संधियां की, जैसे कि 1920 की जनरल मैरीटाइम ट्रीटी। इन संधियों की बदौलत आज के यूएई के शेख ब्रिटिश अधीनता में आ गए थे। इन इलाकों को ट्रूसियल स्टेट यानी संधि आधारित राज्य कहा जाने लगा। इन राज्यों में अबू धाबी, अजमान, दुबई, फुजेरा, रास अल खैमा, शाहजहां, साथ में उल अलम क्वेन आते थे। दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर इन्हीं 7 रियासतों ने मिलकर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की नींव रखी। लेकिन असली दिलचस्प मोड़ यह है कि इन ट्रूसियल स्टेट का प्रशासन लंदन से नहीं बल्कि दिल्ली से चलता था। अदन से लेकर कुवैत तक फैला अरब के संरक्षित राज्यों का एक पूरा इलाका दिल्ली के अधीन था। इसकी निगरानी इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज करती थी। यहाँ की सुरक्षा भारतीय सैनिकों के हाथ में थी। खास करके पंजाब, बिहार और अवध रेजिमेंट के जवान वहाँ पर तैनात रहते थे और ये सारे इलाके सीधे भारत के वायसराय के प्रति जवाबदेह थे। और सिर्फ ये कहने भर की बात नहीं थी। 1989 के इंटरप्रिटेशन एक्ट के तहत कानूनी तौर पर इन सभी संरक्षित राज्यों को भारत का ही हिस्सा माना जाता था। भारत की उन आंशिक रूप से स्वतंत्र रियासतों की जो आधिकारिक सूची बनती थी, उनमें जयपुर जैसी रियासतें शामिल थी। वो अल्फ़ाबेट की वजह से अबू धाबी से ही शुरू होती थी। और तो और वायसराय लॉर्ड कर्जन ने यहाँ तक सुझाव दिया था कि ओमान को भी उसी दर्जे में देशी रियासत भी माना जाना चाहिए, जैसे बलूचिस्तान की लसबेला और कैलत रियासतें शामिल थीं।
शायद ये सुनकर हैरानी हो, लेकिन आधुनिक यमन के अदन शहर को उस दौर में भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह माना जाता था और इसका प्रशासन बॉम्बे प्रांत के हिस्से के तौर पर ही चलता था। यहाँ तक कि यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट जारी होते थे। इतिहासकार सैम डेल रिम्पल एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। यमन में पैदा हुई एक यहूदी महिला जो बालाफोर घोषणा के बाद यरूशलेम जाना चाहती थी, उसे भारतीय पासपोर्ट पर ही सफर करना पड़ा था, क्योंकि दक्षिणी यमन में जन्म लेने की वजह से वो कानूनी तौर पर भारतीय नागरिक मानी जाती थी। 1931 में जब महात्मा गांधी खुद अदन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के कई युवा अरब खुद को भारतीय राष्ट्रवादी मानते थे। सोचिए, अरब का एक शहर जहां नौजवान खुद को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर देखते थे, और सिर्फ पासपोर्ट या प्रशासन ही नहीं, यहाँ की मुद्रा भी भारतीय रुपया थी। आज़ादी के बाद तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खास तौर पर खाड़ी देशों के लिए गल्फ रुपी नाम की एक अलग मुद्रा भी जारी की थी, ताकि रुपए की तस्करी रोकी जा सके और व्यापार आसान बना रहे। खाड़ी में आने जाने का सबसे सुगम जरिया था ब्रिटिश इंडिया लाइन नाम की शिपिंग कंपनी थी, और यहाँ की 30 से ज़्यादा अरब रियासतों का कामकाज वो ब्रिटिश रेजिमेंट संभालते थे, जिन्होंने अपना पूरा कैरियर इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज में बनाया था। भारत की आज़ादी के बाद बीबीसी के पत्रकार डेविड हॉल्टन जब 1956 में बहरीन पहुंचे तो उन्हें ब्रिटिश भारत की जानी पहचानी झलकियां हर तरफ दिखीं। नौकर बेयरर कहलाते, कपड़े धोने वाला धोबी और पहरेदार चौकीदार कहलाता। उन्होंने लिखा कि यहाँ राज का असर किसी काल्पनिक जगह जैसा महसूस होता है जो पुराने ज़माने की अजीब बातों से भरा है। ओमान के सुल्तान, जिनकी शिक्षा राजस्थान में हुई थी, अरबी से ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलते थे। पास की एक रियासत के सैनिक हैदराबाद की सेना की वो वर्दियां पहनकर मार्च कर रहे थे जो भारत में कब की चलन से बाहर हो चुकी थी। अदन के गवर्नर ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ की घड़ियाँ मानो 70 साल पहले रुक गई हों, जैसे विक्टोरिया अब भी गद्दी पर बैठी हों। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस दौर में भी ब्रिटिश या भारत की जनता में बहुत कम लोग इस पूरे अरब साम्राज्य के बारे में जानते थे। भारतीय साम्राज्य के पूरे विस्तार को दिखाने वाले नक्शे बेहद गोपनीय तरीके से छापे जाते थे और अरब वाले हिस्से को जानबूझकर सार्वजनिक दस्तावेजों से बाहर रखा जाता था, ताकि ऑटोमन साम्राज्य या बाद में सऊदी अरब को उकसावा न मिले। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के एक लेक्चरर ने इस पर मजाक में कहा था कि जिस तरह कोई ईर्ष्यालु शेख अपनी पत्नी को पर्दे में रखता है, उसी तरह ब्रिटिश अफसर अरब के हालात को इतने गहरे राज में रखते थे कि बुरे इरादे रखने वालों को ये सोचने का मौका मिल जाए कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रहा है। 1920 के दशक तक हवा बदलने लगी। भारतीय राष्ट्रवादी अब भारत को सिर्फ एक साम्राज्यवादी ढांचे की तरह नहीं, बल्कि महाभारत के भूगोल से जुड़ी एक सांस्कृतिक पहचान की तरह देखने लगे, और इस नए नक्शे में यमन और या फिर दुबई जैसे इलाके फिट नहीं बैठते थे। लंदन को इसी में सीमाएं खींचने का फिर से मौका मिल गया था। पहला झटका 1 अप्रैल 1937 को लगा, जब अदन को भारत से अलग कर दिया गया। इस मौके पर किंग जॉर्ज V का एक संदेश पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि अदन करीब 100 साल से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन अब भारत के साथ उसका राजनीतिक जुड़ाव खत्म हो जाएगा और वो ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन दुबई और कुवैत जैसे इलाके अभी भी अगले या कहें एक अगले दशक तक भारत सरकार के दायरे पर ही रहे। 1940 के दशक के आखिर में जब उपमहाद्वीप में आज़ादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, तभी अंग्रेज अफसरों के बीच एक अहम सवाल उठा। आज़ादी के बाद खाड़ी के इन इलाकों का कामकाज कौन संभालेगा? क्या ये जिम्मेदारी आज़ाद भारत को दी जाए या नए बनने वाले पाकिस्तान को? दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार सैम डेल रिम्पल के मुताबिक अंग्रेजों ने असल में खाड़ी का ये पूरा इलाका भविष्य की भारतीय सरकार को सौंपने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। तेहरान में तैनात एक ब्रिटिश अधिकारी ने हैरानी जताते हुए लिखा कि थी दिल्ली के अफसरों में इस बात पर साफ सहमत थी कि भारत सरकार को फारस की खाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वहीं खाड़ी में तैनात अधिकारी विलियम हे का कहना था कि खाड़ी के अरब लोगों से निपटने की जिम्मेदारी भारतीयों या पाकिस्तानियों को सौंपना साफ तौर पर गलत होगा।
नतीजा ये हुआ कि 1 अप्रैल 1947 को यानी भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिलने से महज कुछ महीने पहले ही दुबई से लेकर कुवैत तक फैले सारे खाड़ी इलाकों को औपचारिक तौर पर भारत से अलग कर दिया गया। और जब कुछ ही महीनों बाद सरदार पटेल और जिन्ना अपने अपने नए देशों में सैकड़ों रियासतों को मिलाने की कवायद में जुटे थे, तब तक अरब के ये शेखी रियासत उस सूची से पूरी तरह गायब हो चुके थे। उस वक्त इस पर लगभग किसी का ध्यान नहीं गया और आज इसी फैसले की असली अहमियत ना तो भारत में समझी जाती ना खाड़ी देशों में। लेकिन अगर ये छोटा प्रशासनिक फैसला ना लिया गया होता तो बहुत संभव था कि आज़ादी के बाद फारस की खाड़ी की ये रियासतें भी भारत या पाकिस्तान का ही हिस्सा बन जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे जयपुर, हैदराबाद और बहावलपुर बनी। भारत की आज़ादी के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने प्रस्ताव रखा कि जिस तरह भारत से सेना हटाई जा रही हैं, उसी तरह अरब इलाकों से भी ब्रिटिश सेना हटा ली जाए। लेकिन इसका खाड़ी के देशों ने विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। नतीजतन ब्रिटेन ने अगले 24 सालों तक यानी करीब 1971 तक खाड़ी में अपनी मौजूदगी बनाए रखी। बस फर्क इतना आया कि ये अब अरेबियन राज भारत के वायसराय को नहीं बल्कि सीधे लंदन के व्हाइट हॉल को रिपोर्ट करता था। खाड़ी मामलों के जानकार पॉल रिच इसे भारतीय साम्राज्य का आखिरी गढ़ कहते थे, ठीक वैसे ही जैसे गोवा पुर्तगाली भारत की और पांडिचेरी फ्रांसीसी भारत की आखिरी निशानी थी। इस दौरान भी वहाँ की आधिकारिक मुद्रा भारतीय रुपया ही रही। यात्रा का जरिया ब्रिटिश लाइन इंडिया ही थी और 30 से ज़्यादा रियासतों का प्रशासन वही अफसर संभालते थे जिन्होंने भारत की पॉलिटिकल सर्विसेज में अपना करियर शुरू किया था। आखिरकार 1969 में ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि वो 1971 तक खाड़ी से अपनी सेना पूरी तरह हटा लेगा। ये खबर इन 7 ट्यूशियल स्टेट्स के लिए किसी भूकंप से कम नहीं था। उन्हें डर था कि ब्रिटेन के जाते ही ईरान या सऊदी अरब जैसी बड़ी ताकतें उन पर कब्जा जमा सकती हैं। यही डर उन्हें एक साथ ले आया और इन्हीं 7 रियासतों ने मिलकर नया संघ बनाया जिसे आज हम संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के नाम से जानते हैं। 1971 तक या 1971 आते आते इन इलाकों में भारतीय रुपए का चलन पूरी तरह बंद हो गया और यहाँ की एक नई साझा या कहीं नई मुद्रा भी जारी कर दी गई। साम्राज्य के टूटने के बाद जितने भी देश बने उसमें खाड़ी के देशों ने शायद सबसे कामयाबी से ब्रिटिश भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को मिटाया है। आज बहरीन से लेकर दुबई तक ब्रिटेन के साथ पुराने संबंधों को याद जरूर किया जाता है, लेकिन ये बात लगभग भुला दी गई कि कभी ये इलाका दिल्ली से शासित होता था। इन देशों की राजशाही के लिए एक स्वतंत्र पुरानी संप्रभुता की कहानी बताना जरूरी है, इसलिए ये अध्याय इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया है। फिर भी कुछ निजी यादें आज भी बाकी हैं, खास तौर पर उस बड़े सामाजिक बदलाव की जो खाड़ी देशों ने बीते दशकों में देखा है। 2009 में पॉल रिच ने कतर के एक बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की जिन्हें आज भी उस पिटाई की याद आकर गुस्सा आ जाता है जो उन्हें 60 साल या 7-8 साल की उम्र में मिली थी, जब उन्होंने एक ब्रिटिश एजेंट के भारतीय कर्मचारी से संतरा चुरा लिया था। एक ऐसा फल था जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस बुजुर्ग ने बताया कि उनके बचपन में भारतीय एक विशेषाधिकार प्राप्त तबका माने जाते थे और उन्हें इस बात की गहरी खुशी है कि आज हालात पलट गए हैं। अब वही भारतीय खाड़ी देशों में नौकरी करने आते हैं। आज दुबई दुनिया के सबसे चमकते शहरों में गिना जाता है। गगनचुंबी इमारतें, आलीशान मॉल और तेल की दौलत से चमकती एक ऐसी पहचान जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये कभी भारतीय या कहें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का एक मामूली चौकी हुआ करता था जिसे तोपों की सलामी तक नसीब नहीं थी। वहाँ आज रहने वाले लाखों भारतीयों और पाकिस्तानियों में से शायद ही किसी को ये बात का अंदाज़ा हो कि एक ऐसी दुनिया भी मुमकिन थी जिसमें तेल के कुएं और बेशुमार दौलत वाला खाड़ी इलाका जयपुर, हैदराबाद और बहावलपुर की तरह भारत या पाकिस्तान को विरासत में मिल सकता था। बिना किसी शोरगुल के ब्रिटिश साम्राज्य के आखिरी दिनों में अंग्रेज अफसरों ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से खाड़ी देशों से भारत की डोर हमेशा के लिए कट गई। और शायद यही वजह है कि जब हम आज दुबई की चमकती स्काईलाइन देखते हैं तो ये सवाल दिल में कौन जाता है कि अगर वो फैसला कुछ और होता तो क्या आज भारत के नक्शे का हिस्सा और भी चमकदार ही होता। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।